हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है थंडर्स इंग्लिश के पेज पर। मैं लोकेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एडिटोरियल के बारे में कि एग्जैक्टली एडिटोरियल होता क्या है, कैसे ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारी रियल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और कैसे इसका यूज़ करके हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं और कैसे इसको पढ़ा जाता है। बेसिकली एडिटोरियल होता क्या है, सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना होगा। तो देखिए दोस्तों, एडिटोरियल एक्चुअली एक, अगर मैं कहूँ तो न्यूज़पेपर का एक पार्ट है। अगर आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर में आपके कई सारे पेजेस रहते हैं, एंड उन्हीं पेजेस में से एक पार्ट होता है ओपिनियन, और उसी ओपिनियन को आप एडिटोरियल के नाम से जानते हैं। अगर मैं द हिंदू की बात करूं तो कभी कभी एक्सटेसी के नाम से भी आता है, एफिफेनी के नाम से भी आता है। और बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि एडिटोरियल में जो लोग भी एडिटर्स होते हैं, यानी कि संपादक होते हैं, वो जो भी लिखते हैं वो एकदम ऑथेंटिक बात को लिखते हैं। साथ ही साथ उनका लिखने का जो तरीका होता है वो किसी भी एक तरफ झुका हुआ नहीं रहता, यानी कि जो कुछ भी वो लिखते हैं वो एकदम सटीक नॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा है? इससे हमें ये फ़ायदा है कि किसी भी चीज़ की एक तरफा यानी झुकाव भरी बात हमको पता नहीं चलती, हमें वही पता चलता है जो एक्चुअली सही होता है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एडिटोरियल किस न्यूज़पेपर की बात करूं तो हिंदी में आप उसको संपादकीय बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में आप उसे एडिटोरियल के नाम से जानते हैं। अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपने शायद सुना होगा एक न्यूज़पेपर के बारे में जिसको आप बोलते हैं द हिंदू। ये सबसे पॉपुलर न्यूज़पेपर है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात कर लें, चाहे आप यूपीएससी की बात कर लें, चाहे आप एसएससी की बात कर लें, चाहे आप बैंकिंग की बात कर लें, चाहे आप कैट की बात कर लें, आप किसी भी एग्जाम की बात करें, उसमें जो आप पैसेजेस फेस करते हैं, ज़्यादातर जो पैसेजेस पूछे जाते हैं वो द हिंदू से ही लिए जाते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, गार्जियन हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, ठीक है। बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जिनमें एडिटोरियल आते हैं। हितवाद भी एक अच्छा न्यूज़पेपर है। हमें जो इस समय फोकस करना है वो द हिंदू के एडिटोरियल को फोकस करना है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम एक एडिटोरियल को उठाएंगे और उसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। तो गाइस, उसको उठाने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जब कभी भी आप एक एडिटोरियल को पढ़ते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या हैं। अगर मैं एक नॉर्मल एस्पिरेंट की बात करूं, एक नॉर्मल कैंडिडेट या स्टूडेंट की बात करूं, तो उसको सबसे पहली दिक्कत कहाँ आती है? सबसे पहला दिमाग में आता है कि सर वोकैब, हमको वोकैब नहीं आती। यस, मैं मानता हूं कि वोकैब दिक्कत कर सकती है, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी, अगर आप लगभग 30 डेज तक एडिटोरियल को सीरियसली पढ़ें, ठीक है, तो लगभग लगभग 70% वोकैब ऐसी होगी जो कहीं ना कहीं रिपीट होती है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रिमेनिंग जो 70% के अलावा 30% वोकैब जो होगी वो एक ऐसी होगी जो न्यू होगी, और उसका रीज़न भी ये होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के लिए जो टॉपिक होगा उससे जुड़ी वोकैब होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, कोई क्राइम अगर होता है, सपोज नॉर्मली अगर मैं बात करूं, क्राइम हुआ, सुशांत सिंह का केस हुआ, और सुशांत सिंह का केस अगर मान लीजिए मर्डर होता, ठीक है, तो उस केस में क्या होता, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मर्डर करते। जैसे कि सफोकेशन के थ्रू अगर उसका मर्डर करते, उसको जिसको आप स्मूदर बोलते हैं, हो सकता है उसका मर्डर करते गला काट के, तो आप उसे हेड चॉप बोलते हैं। हो सकता है उसका गला जो है वो कहीं ना कहीं दबा दिया जाए, या मान करके चलिए स्ट्रैंगुलेट कर दिया जाए, ऐसा भी बोला जाता है। कई तरह से शूट करके उसका मर्डर हो सकता है कि उसने कोई बुरा काम कर दिया होता तो उसे एग्जीक्यूट करते। एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी भी बंदे को मृत्यु दंड देना, ठीक है। हमारे यहाँ एग्जीक्यूशन जो है वो हैंग टिल डेथ है, यानी फांसी की सजा है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। तो पहला फैक्टर है जो आपको परेशान करता है, दैट इज वोकैब। उसका सॉल्यूशन हमारे पास है, बहुत सिंपल तरीका है, आई लेट यू नो फर्दर। सेकेंड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये कि सेंटेंस का फ्लो हमको नहीं पता। देखिए, सेंटेंस का फ्लो क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सा सेंटेंस बोलता हूँ, राम एक अच्छा लड़का है। जाहिर है दुनिया में या इंडिया में लगभग 100% लोग इस बात को समझते होंगे, ठीक है। लेकिन एडिटोरियल क्या होता है? एडिटोरियल इस बात को थोड़ा घुमा फिरा के और अच्छे तरीके से कहता है। जैसे मान के चलिए, अगर ये सेंटेंस आगे होता, राम एक अच्छा लड़का है और राम रवि का भाई है, ठीक है। ये बेसिकली दो सेंटेंस है। अब जब भी एडिटर जो है जब इस बात को लिखेगा तो वो ऐसा लिखेगा, राम जो कि रवि का भाई है, ठीक है, एक अच्छा लड़का है। फिर वो इस बात को आगे करके लिखेगा। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, जब सेंटेंस को इस तरह लिखेगा कि राम जो कि रवि का भाई है, एक अच्छा लड़का है, तो ये सेंटेंस सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, और यही चीज इंग्लिश में होती है। इंग्लिश में राम हु इज द ब्रदर ऑफ रवि इज अ गुड बॉय।
तो ये सेंटेंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है और इसी तरीके से सेंटेंस जुड़ते चले जाते हैं तो हमको लगता है कि थोड़ा सा टफ हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ा जाता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि जब भी कभी आप कोई एडिटोरियल पढ़ेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है नॉलेज की। ये नॉलेज की क्या प्रॉब्लम आने वाली है, जैसे मान करके चलिए आपको जब भी कोई बात कही जाती है, जैसे मान के चलिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको खरगोश और कछुए की स्टोरी सुनाई जाए, तो जाहिर है कहीं ना कहीं आपने स्टोरी सुनी है तो आप इंटरेस्ट से भी सुनेंगे। लेकिन अगर मैं आपको एक कॉक एंड बुल स्टोरी के बारे में बात करूँ, एक इडियम कहा जाता है कॉक एंड बुल स्टोरी, बट आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, तो जाहिर है आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो नॉलेज होने का मतलब ये है कि आपको कम से कम किसी भी टॉपिक का बेसिक बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। बेसिक इन सेंस कि वो टॉपिक था क्या। तो आज हम जो एडिटोरियल उठाएंगे उससे पहले मैं आपको थोड़ी बहुत उसकी नॉलेज दूंगा जिससे आपको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आए। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए आगे बात करते हैं। हम आज का एक एडिटोरियल उठाएंगे द हिंदू से, उसकी वोकैब सबसे पहले हम लोग क्लियर करते हैं। तो आइए देखते हैं। लुक, द वेरी फर्स्ट वोकैब जो कि एटोल में यूज होगी दैट वुड बी ट्रेजिक। ट्रेजिक का मतलब क्या होता है, आपने ट्रेजेडी वर्ड सुना होगा। ट्रेजेडी का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कहीं ना कहीं बुरी होती है, जो हम हमारे लिए अच्छी नहीं होती, इसको आप हिंदी में भयंकर कहते हैं, उसको ट्रेजिक बोला जाता है। ये एक एडजेक्टिव है। अगर जैसे मान के चलिए कि एक्सीडेंट था वो ट्रेजिक था, तो जाहिर है कि वो भयंकर एक्सीडेंट था। सेकेंड इज सीवियर। सीवियर का मतलब होता है जैसे मान के चलिए कोई भी चीज़ जो बहुत गंभीर है। जनरली आपने एक वर्ड सुना होगा कि एक मान के चलिए XYZ नाम के इंसान को गंभीर बीमारी हो गई है ना, ही इज सीवियरली इल। तो सीवियर मतलब होता है किसी भी तरीके की गंभीरता दिखाना। एविएशन, ये शब्द आपने वैसे नहीं सुना होगा और या हो सकता है सुना भी हो। एविएशन एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड है जिसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो विमानों से जुड़ी होती है, आपकी जो भी इंडस्ट्री है जो कि हवाई जहाज से जुड़ी हुई है, उसको आप एविएशन इंडस्ट्री बोलते हो। तो कभी भी एविएशन वर्ड यूज हो तो समझ जाइएगा कि विमानों से रिलेटेड बात होने वाली है। एवर्ट, एवर्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो बुरी है और होने वाली है आप उसको रोक दें, तो कहते हैं कि लाइक यू एवर्टेड दैट थिंग। मतलब उसका हिंदी मतलब कहा जाएगा कि आपने उसको टाल दिया है। नेक्स्ट वन इज स्नफ आउट। स्नफ आउट का मतलब होता है किसी भी चीज को रोकना। रोकना मतलब होता है एंड करना, या इस स्नफ आउट का एक और मतलब है कि कोई मोमबत्ती जलती है तो उसे बुझा देने को भी स्नफ आउट कहते हैं। लेकिन इसका डिफरेंट डिफरेंट यूज होता है। जैसे कई वर्ड ऐसे होते हैं जिनके अपने अलग अलग यूजेस होते हैं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। जैसे मान के चलिए आपने एक सुना होगा कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, उसमें कनक कनक दोनों का मीनिंग अलग होता है। तो वर्ड एक ही है, मीनिंग थोड़े से अलग हो जाते हैं। ऐसे इंग्लिश में भी कई बार हो जाता है। आगे बात करते हैं डेस्परेटली। अक्सर हम जब इस वर्ड को सुनते हैं तो हमारा फीलिंग ऐसा होता है कि डेस्परेटली मतलब बहुत एक्साइटमेंट से, बट आपको समझना होगा कि डेस्परेटली का मतलब होता है कि कोई भी काम जो निराशा से किया जाए, एक्सट्रीम डिग्री ऑफ समथिंग, निराशा पूर्वक या सीरियसली कोई काम जो किया जाता है, बहुत इस तरीके से किया जाता है कि वी नीड दैट थिंग, तो हम उसे डेस्परेटली वर्ड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज सीक। सीक का मतलब होता है किसी चीज को फाइंड करने की कोशिश करना, तलाश करने की कोशिश करना। इस सीक की सेकेंड फॉर्म होती है सॉट। आपने सुना भी होगा, जैसे आई एम ट्राइंग टू सीक योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ही सॉट माई इन्फॉर्मेशन, राइट। नेक्स्ट होता है ऑप्टिमल। ऑप्टिमल को आप सही शब्दों में कह सकते हैं कि समथिंग विच इज फेवरेबल, वांछित आपने एक शब्द सुना होगा। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस चीज की आपको जरूरत होती है, यानी नॉर्मल। ठीक है, जैसे ऑप्टिमल वाटर आपको पीना चाहिए दिन में, नॉर्मल वाटर जो पीना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जैसे कि 3 लीटर 4 लीटर, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रूटनाइज। स्क्रूटनाइज का मतलब होता है किसी भी चीज को एग्जामिन करना। जैसे मान करके चलिए आपने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद आपको आपका रिजल्ट मिला, ठीक है, आप उस रिजल्ट से ही स्क्रूटनाइज करेंगे कि आपकी टेस्ट में परफॉर्मेंस क्या रही। तो स्क्रूटनाइज करने का एक आप सिनोनिम ले सकते हैं एग्जामिन करना या छानबीन करना बेसिकली होता है। जैसे मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दूं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, जब आप उसमें ITR फाइल करते हैं तो वो कुछ ITR को अलग से निकाल के रख लेता है चेक करने के पर्पज से। तो उस प्रोसेस को स्क्रूटनी बोला जाता है। अगर वो कुछ ITR सही है तो वो ये मान लेता है कि जब बचे हुए सारे ITR भी सही होंगे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे चावल खरीदते हैं तो थोड़े चावल मतलब सारे चावल सही होंगे। तो एक बेसिक प्रोसेस है। चलिए एक बार और वर्ड्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्रेजिक मतलब भयंकर, जो कि बुरा है। सीवियर मतलब गंभीर रूप से। एविएशन जो कि वायुयान, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट की जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड वर्ड है। एवर्ट का मतलब किसी चीज़ को रोकना। स्नफ आउट भी रोकना होता है। जनरली स्नफ आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को खत्म कर देना। अगर मैं इसका सही वर्ड बोलूँ तो दिस इज खत्म कर देना। डेस्परेटली मतलब निराशाजनक रूप से। सीक मतलब किसी चीज़ को ढूंढना, फाइंड आउट करने की कोशिश करना। ऑप्टिमल विच इज़ नॉर्मल, विच इज़ फेवरेबल, जो कि आपके लिए ज़रूरी होता है। और स्क्रूटनाइज करना यानी किसी चीज़ की छानबीन करना। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं एडिटोरियल की। तो देखिए दोस्तों, आज 10 अगस्त है और 10 अगस्त को हमारा एक एडिटोरियल आया था। वो आया था कोझिकोड एयर क्रैश के रिगार्डिंग। आपको बता दूं,
मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया था नॉलेज। तो देखो बेसिकली पहले मैं आपको बता दूं, कोझिकोड एक जगह है केरला में, केरल में, ठीक है। केरल में जो जगह है वहां पर एक एयरक्राफ्ट लैंड हुआ था, वो एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था। इसके कई सारे रीजन थे। सबसे पहला रीजन तो ये था कि उस एयरक्राफ्ट को वो जब लैंड हुआ तो वो एक टेबल टॉप प्लेटफॉर्म पे लैंड हुआ था, या मैं कह लूँ जितने भी आपके एयरपोर्ट्स होते हैं वो एयरपोर्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसका एक टाइप होता है टेबल टॉप। ये टेबल टॉप क्या होता है, अगर आप इसको इसको इमेज के जरिए समझे तो ज़्यादा बेहतर है। ज़रा आप इसको देखिए, इस पिक्चर को देखिए, ये एक रनवे है। ये रनवे एक पहाड़ के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। तो जब कभी भी पहाड़ के ऊपर रनवे इस तरह से बनाया जाता है तो उसे टेबल टॉप रनवे बोला जाता है। अब टेबल टॉप क्यों बोला जाता है, इसका भी एक रीज़न है। टेबल टॉप बोलने का रीज़न ये है कि टेबल का जो टॉप होता है वो, अगर आप देखेंगे आपकी स्टडी टेबल का टॉप, तो वो लिमिटेड होता है। ऐसी पहाड़ के ऊपर जो रनवे बनता है उसकी लेंथ लिमिटेड होती है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है, इसके आगे और इसके पीछे एक मार्जिन छोड़ा जाता है, जनरली 240 मीटर्स का मार्जिन होता है, कि मान के चलिए कल को कोई प्लेन है वो जो कि लैंड कर रहा है और मान लो थोड़ा सा और उसको स्पेस चाहिए होगा तो 240 मीटर्स तक उसे माना जाता है। तो ऐसे रनवे को हम टेबल टॉप रनवे बोलते हैं। अब हुआ क्या, एक प्लेन आया और वो प्लेन जब लैंड किया तो गलती से वो यहाँ ना लैंड करते हुए आगे को लैंड किया। जब वो लैंड किया तो आगे बढ़ता चला गया और सडनली वो इसके किनारे से फिसल गया और वो एक खाई में गिर गया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की जान चली गई। और दिस वॉज द इवेंट। तो इसके बारे में एक एडिटर का क्या कहना है, ये तो मेरी स्टोरी थी, हो सकता है आपको किसी चीज़ ने इन्फ्लुएंस कर दिया हो मैंने, या मैंने आपको कोई एक्स्ट्रा ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी हो जिससे आपके जो विचार हैं वो बदल गए हो, लेकिन एडिटर कभी भी ऐसा नहीं करता। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये एक हेडलाइन टाइप की होती है जो ये बताती है कि एक्चुअली केस क्या था, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ है द कोझिकोड एयर क्रैश शोज। यहां पर हमारा एक बात पूरी हो गई, पहले इसको समझ लेते हैं। जो कोज एयर क्रैश हुआ वो ये बताता है, क्या बताता है कि दैट देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी ये एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। रीजन बीइंग, अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर ट्रेजेडी होगी, वहां पर आपका नुकसान हो जाएगा। यू हैव टू सफर विद द लॉस। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, इसीलिए कहा गया है कि एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। और शायद हो सकता है कि कोझिकोड में भी ऐसा ही कुछ कुछ हुआ हो, शायद इस वजह से भी एयर क्रैश हो गया हो। तो वो चीज़ें चलिए हम आगे देखेंगे। तो अपना एडिटोरियल हम लोग शुरू करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इंक को चेंज कर लेता हूँ, इससे आपको बेहतर समझ में आए। द ट्रेजिक क्रैश ऑफ एन एयर इंडिया एक्सप्रेस वंदे मातरम रिलीफ फ्लाइट। तो दोस्तों सबसे पहले देखो, मैंने कहा था नॉलेज इंपॉर्टेंट है। ये वंदे मातरम प्रोजेक्ट क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जब कोरोना शुरू हुआ था तो बहुत सारे ऐसे भारतीय थे जो अब्रॉड में फंस गए थे। तो उसके लिए 7 मई को उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। किसने प्रोजेक्ट शुरू किया? एयर इंडिया एक्सप्रेस ने, वंदे मातरम के नाम से। उसमें वो कर क्या रहे थे, जो बाहर लोग थे अब्रॉड में उन्हें इंडिया वापस ला रहे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जिससे कि वो इंडिया वापस आ जाएंगे, अपने घर वापस आ जाएंगे, तो इस तरीके से वो एक ऑपरेशन चला रहे थे। अब हुआ क्या, वहीं से दुबई से एक आने वाला प्लेन था, वो कोझिकोड एयरपोर्ट पे लैंड किया और वहीं पे दुर्घटना हो गई। तो उन्होंने कहा है कि द ट्रेजिक क्रैश ऑफ एन एयर इंडिया एक्सप्रेस वंदे भारत रिलीफ फ्लाइट इन कोझिकोड। अब आप चीज नोटिस करना, यहाँ पे इन कोझिकोड तक हमारी बात पूरी हो गई और ये बता रहा है कि ट्रेजिक क्रैश हो गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस का प्लेन था, वो रिलीफ फ्लाइट थी, एक्चुअली वो क्रैश हुई। इन विच 18 पीपल, जिसमें 18 पीपल इंक्लूडिंग 2 क्रू मेंबर्स, यानी इन 18 लोगों में 2 क्रू मेंबर शामिल हैं, लॉस्ट देयर लाइफ्स, अपनी जिंदगी उन्होंने खो दी। एंड मैनी वर लेफ्ट सीवियरली इंजर्ड, और कई सारे लोग जो है वो सीवियरली, मैंने अभी आपको बताया सीवियरली मतलब बहुत ज्यादा, बहुत तरीके से इंजर्ड, गंभीर रूप से इंजर्ड हो गए। इज अ फोर्सफुल रिमाइंडर दैट, ये एक फोर्सफुल रिमाइंडर है। अब आप एक नोटिस करिए कि इज अ फोर्सफुल रिमाइंडर, इसका सब्जेक्ट कहाँ है। तो देखो मैंने अभी आपको एक राम वाला एग्जांपल दिया था कि राम जो कि रवि का भाई है। तो एक्चुअल में ये जो इज वाला सेंटेंस है, इसका जो सब्जेक्ट है वो ये है, द ट्रेजिक क्रैश ऑफ एन एयर इंडिया एक्सप्रेस वंदे भारत रिलीफ फ्लाइट इज अ फोर्सफुल रिमाइंडर। यानी जो ट्रेजिक क्रैश हुआ है इज अ फोर्सफुल रिमाइंडर, वो एक फोर्सफुल रिमाइंडर है। और ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको ये बताती है
कि ये जो ट्रेजिक क्रैश हुआ है उसके बारे में एक्स्ट्रा क्या है, कि 18 लोग मर गए, 2 क्रू मेंबर थे, बहुत सारे लोग घायल भी हो गए। ये ट्रेजिक क्रैश जो है वो एक फोर्सफुल रिमाइंडर है, यानी ये आपको याद दिलाता है दैट कि देयर आर नो एक्सेप्टेबल रिस्क्स इन एविएशन। यानी एविएशन मतलब आपकी जो वायुयान वाली जो पूरी इंडस्ट्री है उसमें कोई भी ऐसा रिस्क एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जरा सी रिस्क अगर हुई तो कहीं ना कहीं आपको क्या उठाना पड़ेगा, नुकसान, और आपके साथ ट्रेजिडी हो सकती है जैसे कि कोझिकोड में हुई। ठीक है, अब आगे देखिए, ऑल्दो यद्यपि एन इवन बिगर डिजास्टर वॉज एवर्टेड। एवर्ट मतलब होता है टालना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, एवर्ट का मतलब होता है किसी चीज को टालना। तो अ बिगर डिजास्टर वॉज एवर्टेड बाय द एब्सेंस ऑफ फायर इन द एयरक्राफ्ट। एब्सेंस ऑफ फायर इन द एयरक्राफ्ट मतलब एयरक्राफ्ट में आग नहीं लग पाई थी, इस वजह से एक बहुत बड़ा डिजास्टर टल गया। मतलब जो लोग इंजर्ड हुए थे, यहां पे देखो बताया ना इंजर्ड, वो भी शायद मारे जाते अगर विमान में क्या लग जाती, आग। सो यही चीज वो बोल रहा है। आगे देखिए, द क्रैश स्नफ्ड आउट द लाइव्स ऑफ मैनी रिटर्निंग होम फ्रॉम दुबई। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, फिर भी इस बात को समझो। द क्रैश, जो क्रैश हुआ, दैट स्नफ्ड आउट, कहीं ना कहीं उसने खत्म कर दी क्या, लाइफ्स, जिंदगियां, ऑफ मैनी रिटर्निंग होम फ्रॉम दुबई, कई सारे लोग जो दुबई से आ रहे थे उनकी, आफ्टर अ लॉन्ग, बहुत लंबे समय बाद। ट्रॉमिक सेपरेशन फ्रॉम बिलव्ड वंस। देखो ट्रॉमिक क्या होता है, बहुत गंभीर हो जाती हैं कोई चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो आपने कभी सोची नहीं थी। आपने सुना होगा हॉस्पिटल में एक ट्रामा सेंटर होता है, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है उसे वहीं ले जाते हैं। तो ऐसी ट्रॉमिक सेपरेशन, ट्रॉमिक मतलब जो चीज़ें अनएक्सेप्टेबल थी, अनप्रडिक्टेबल थी, जो कभी सोचा नहीं था लेकिन हो गया। ट्रॉमिक सेपरेशन फ्रॉम लव्ड वंस इन द पैंडेमिक। वो जो लोग जिनकी लाइफ स्नफ्ड आउट हुई, उनका ट्रॉमिक सेपरेशन यानी बहुत दर्दनाक बुरा सेपरेशन हुआ अपने चाहने वालों से। लव्ड वंस का मतलब हुआ चाहने वाले, इन दिस पैंडेमिक, इस पैंडेमिक की सिचुएशन में, कोरोना की सिचुएशन में। मैनी इंडियंस कुड नॉट क्विकली रिटर्न होम फ्रॉम कंट्रीज वेयर दे वर एम्प्लॉयड। कई इंडियंस जो थे, मैनी इंडियंस कुड नॉट क्विकली रिटर्न होम, वो घर वापस नहीं आ पाए जल्दी से कंट्रीज से। वेयर दे वर एम्प्लॉयड, कहीं ना कहीं कुछ लोग एम्प्लॉयड थे वहां पर विदेश में, कुछ लोग स्टडी कर रहे थे, कुछ लोग ट्रैवल कर रहे थे, आई मीन और ट्रैवलिंग। ऑल्दो दे डेस्परेटली सॉट फ्लाइट्स बैक होम सिंस मार्च। देखो मार्च में लॉकडाउन हमारा हुआ था, ठीक है, मार्च से कहीं ना कहीं वो डेस्परेटली यानी बहुत ही निराशाजनक रूप से वो फ्लाइट को सर्च कर रहे थे, बहुत सीरियसली फ्लाइट को सर्च कर रहे थे कि मिल जाए घर वापस आने के लिए, है ना, ऐसे लोग। For those who took that long awaited trip on August 7, it ended in disaster. वो लोग जिन्होंने कहीं ना कहीं लॉन्ग अवेटेड, लंबे समय से इंतजार जो किया, उनको जो ट्रिप फाइनली मिली 7 अगस्त को, उनका नंबर आया आने का, और वो उनकी जो फ्लाइट थी वो कहाँ एंड हुई आके, एक डिजास्टर पे, यानी उनकी लाइफ खत्म हो गई और कुछ लोग बहुत बुरी तरह से इंजर्ड भी हो गए। देयर आर clear pointers to the dangerous nature of flight operations in Kozhikode Airport. At Kozhikode Airport, अब देखो इसने एक बहुत अच्छी बात क्या कही कि देयर आर क्लियर पॉइंटर्स टू द डेंजरस नेचर ऑफ फ्लाइट ऑपरेशंस। देयर आर क्लियर पॉइंटर्स, यानी यहां पे क्लियर पॉइंटर्स का मतलब है कि यहां पे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो कि क्लियर है, टू डेंजरस नेचर ऑफ फ्लाइट ऑपरेशंस एज कोझिकोड एयरपोर्ट। कहीं ना कहीं जो कोझिकोड एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं डेंजरस हैं। और ये जो डिजास्टर हुआ, ये जो प्रॉब्लम खड़ी हो गई, ये जो प्लेन क्रैश हो गया, ये चीज साफ साफ बताती है कि वहां पे कुछ ना कुछ जरूर कोई फ्लाइट ऑपरेशंस में गड़बड़ है। इन द मिडेस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मॉनसून, ये स्ट्रॉन्ग मॉनसून का भी टाइम है, केरला में बहुत बारिश भी हो रही है ना। इवन विद द अवेलेबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, ध्यान से पढ़िए, इवन विद, भले ही उस एयरपोर्ट पे क्या था, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम था फॉर दी टेबल टॉप रनवे। देखो अभी मैंने आपको बताया टेबल टॉप रनवे था, वहां पे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम भी था, एक लैंडिंग सिस्टम होता है जो कि प्लेन को लैंड करने में मदद करता है। कार्व्ड इनटू अंड्यूलेटिंग टेरेन। अंड्यूलेटिंग टेरेन का मतलब है, अगर मैं आपको बताऊं तो अभी मैंने आपको बताया था कि पहाड़ होते हैं, देखो ऐसे पहाड़ होते हैं, तो अंड्यूलेटिंग टेरेन का मतलब है कि ऐसे पहाड़ जिनका ये जो फ्लो होता है बहुत स्मूथ होता है, ठीक है, उस टेरेन पे कार्व किया गया था। कार्व मतलब होता है बनाना। किसको बनाया गया था, रनवेज को, ठीक है। वो जो रनवेज थे वो कैसे थे, टेबल टॉप, जाहिर है पहाड़ी एरिया है तो टेबल टॉप रनवे कहे जाएंगे। उन पर लैंडिंग सिस्टम भी था, सब कुछ था, फिर भी ये घटना हुई, यानी ऑपरेशंस में कोई दिक्कत आई है, ठीक है। अब आगे देखो क्या कहा है उसने,
देयर आर प्रॉब्लम्स विद विजिबिलिटी। विजिबिलिटी की प्रॉब्लम्स थी, बिल्कुल सही बात है, मॉनसून वाला टाइम चल रहा है, बारिश हो रही होगी, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल हुई होगी, ठीक है। उसके अलावा अ फार शॉर्टर सेफ्टी एरिया, ठीक है। देखो इसके बारे में मैं एक चीज आपको बताता हूँ, एक फार शॉर्टर सेफ्टी एरिया क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो मार्जिन छोड़ा जाता है जनरली 240 मीटर्स का होता है, ठीक है। तो ये सेफ्टी 240 मीटर्स कुछ भी नहीं होते, ये सेफ्टी एरिया का मार्जिन बहुत ही कम है। तो उसने बोला है कि सेफ्टी एरिया का जो मार्जिन है बहुत शॉर्ट है, शॉर्टर सेफ्टी एरिया एट रनवेज, रनवेज पर है, था या वहां पर है, एंड रनवेज के एंड पर, ठीक है, देन ऑप्टिमल। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो चीज जरूरी होती है उसे ऑप्टिमल बोला जाता है। अब आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि देयर आर प्रॉब्लम्स विद विजिबिलिटी, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है, एंड अ फार शॉर्टर सेफ्टी एरिया देन ऑप्टिमल, यानी जो सेफ्टी एरिया चाहिए होता है वो जनरली शॉर्ट था, किससे, जितना चाहिए होता है उससे। कहां पर, एट रनवेज। थोड़ा सेंटेंस को घुमा फिरा के बोला गया, आप ऐसे समझ लो, ऐसे पढ़ो कि अ फार शॉर्टर सेफ्टी एरिया देन ऑप्टिमल एट द रनवे, यानी रनवे के ऊपर जो सेफ्टी एरिया होना चाहिए था वो शॉर्टर था, जितना चाहिए था उससे, यानी उससे कम था। एंड तीन प्रॉब्लम बताई, देयर आर प्रॉब्लम विद द विजिबिलिटी, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम थी, जो रनवेज पे सेफ्टी एरिया था वो कम था, एंड एब्सेंस ऑफ अरेस्टर सिस्टम्स, एक एब्सेंस ऑफ अरेस्टर सिस्टम। अब अरेस्टर सिस्टम क्या होता है, जब भी कोई फ्लाइट है जो अपने रनवे से थोड़ा आगे उतर जाती है तो अरेस्टर सिस्टम क्या होता है, उसे जल्दी रोकने की कोशिश करता है जिससे वो जल्दी रुक जाए। नहीं तो क्या होगा, वो चली चली जाएगी और उसका जो बिल्कुल किनारा होगा उससे भी आगे निकल जाएगी। अब टेबल टॉप में तो एरिया लिमिटेड होता है, इसीलिए वो खाई में गिर जाए। इसीलिए उनके पास अरेस्टर सिस्टम जो होना चाहिए था वो नहीं था, दैट कुड स्टॉप एन ओवर शूटिंग प्लेन। ओवर शूटिंग प्लेन मीन्स कि प्लेन अपने रनवे से बाहर निकल जाए, इसको बोलते हैं ओवर शूटिंग प्लेन। तो फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, एंड एब्सेंस ऑफ अरेस्टर सिस्टम दैट कुड स्टॉप एन ओवर शूटिंग प्लेन, जो कि ओवर शूटिंग प्लेन को रोक सकता था, ठीक है। सॉरी, एक बार, चलिए बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल डिस्टरबेंस हो गया बट नो इश्यूज, हम वहीं से शुरू करते हैं। एक मिनट रुकिएगा। देखिए, तो हम बात कहाँ कर रहे थे, देखिए यहां से एक बार फिर से रीड कर लेते हैं कि देयर आर प्रॉब्लम्स विद विजिबिलिटी, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है, अ शॉर्टर सेफ्टी एरिया देन ऑप्टिमल, बिल्कुल सही, जो सेफ्टी एरिया होना चाहिए रनवेज के आगे पीछे वो कहीं ना कहीं शॉर्ट था, जितना चाहिए उससे, एट द रनवेज, बिल्कुल सही। एंड एब्सेंस ऑफ अरेस्टर सिस्टम, मैंने भी आपको बताया कि अरेस्टर सिस्टम जो था उसका उसका कहीं ना कहीं ना होना, ये एक भी चीज थी। दैट कुड स्टॉप ओवर शूटिंग प्लेन, जो प्लेन होता है जो अपने रनवे से आगे निकल जाता है उसे जल्दी रोक देता है, ऐसा अरेस्टर सिस्टम वहां पे नहीं था, ये भी चीजें थी। फ्रॉम फॉलिंग ऑफ द एज, कहीं ना कहीं जो अरेस्टर सिस्टम होता है ये क्या करता है, ओवर शूटिंग प्लेन को रोक देता है, जिससे क्या होगा, वो बच जाता है फॉलिंग ऑफ द एज, एज से यानी किनारे से, एज मतलब होता है किनारा। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो टेबल टॉप रनवे होता है उससे नीचे गिर जाए, मतलब उसका रनवे खत्म हो जाए, वो नीचे गिर जाए, वहां पे अरेस्टर सिस्टम काम आता है, वो नहीं था वहां पे। एज इट हैपेंड विद दिस एयरक्राफ्ट। अभी एज इट हैपेंड का क्या मतलब है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहां से दोबारा पढ़िए, एब्सेंस ऑफ अरेस्टर सिस्टम दैट कुड स्टॉप एन ओवर शूटिंग प्लेन फ्रॉम फॉलिंग ऑफ द एज, वहां पे एब्सेंस था उस सिस्टम का जो कि क्या कर सकता था, रोक सकता था ओवर शूटिंग प्लेन को गिरने से, बिल्कुल वैसे ही गिरने से जैसा कि कहां हुआ, इस एयरक्राफ्ट के साथ हुआ, जो कि किसका था, इंडियन एयर इंडिया एक्सप्रेस का था, जो वंदे भारत रिलीफ फ्लाइट के तौर पे कहां से वापस आया था, दुबई से वापस आया था, वो गिर गया। अगर वहां पे हो सकता है अरेस्टर सिस्टम होता तो शायद ना गिरता। विच ऑफ दीज फैक्टर्स, यानी इन फैक्टर्स में से कौन सा, अलॉन्ग विद द मॉनसून, देखो यहां पे हमें थोड़ा टेक्निकलिटी समझने की जरूरत है। जैसे मैंने अब ऊपर आपको बताया था कि इज का जो सब्जेक्ट है वो ये था, है ना, ऐसे यहां पे भी एक टेक्निकलिटी है, हम इसको डायरेक्टली पढ़ते हैं। विच ऑफ these factors, which of these factors will become clear with a professional investigations, कि इन फैक्टर जो हमने यहां से डिस्कस किए इनमें से कौन सा एक्चुअल फैक्टर जो परेशान किया था ये बाद में जाके पता चलेगा जब प्रोफेशनल इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बीच की जानकारी पढ़ लेते हैं। विच ऑफ दिस फैक्टर्स
अलॉन्ग विद द मॉनसून इम्पैक्ट, या बिल्कुल हो सकता है मॉनसून की वजह से भी कोई प्रॉब्लम हुई हो, लेड टू डिजास्टर, जो कि डिजास्टर जिसकी वजह से डिजास्टर हुआ हो, है ना। तो ये प्रॉब्लम ऊपर वाली और शायद मॉनसून को भी कंसिडर करेंगे, लेकिन ये बात कौन क्लियर करेगा? विद अ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन। जब प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन होगी, पेशेवर लोग उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तब क्लियर होगा। अब लास्ट लाइन देखिए, द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री शुड मेक अ फुल डिस्क्लोजर। पहले इतनी बात समझ लो, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, जाहिर है जब ये क्रैश हुआ तो इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी तो कुछ चीज़ें सामने आएंगी। तो उनका कहना ये है, एडिटर का कहना, कि जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है वो क्या करे, शुड मेक अ फुल डिस्क्लोजर, यानी कि पूरा डिस्क्लोजर दे ऑन दी टेक्निकल एविडेंस। जो भी टेक्निकल एविडेंस उसके पास इकट्ठे हों कि जिन वजह से डिजास्टर हुआ या जो भी प्रॉब्लम आई, उसको पूरी तरह से वो डिस्क्लोज करे। जो भी उन्होंने क्या करी है, गैदर करी है। गैदर मतलब होता है इकट्ठी करी है, ठीक है। जो भी उन्होंने इकट्ठी करी है उसको पूरा डिस्क्लोज करे। इससे क्या होगा, द इंटीग्रिटी ऑफ विच विल बी स्क्रूटनाइज बाय द सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड। क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन वो इकट्ठी करेंगे, उनका डिस्क्लोजर करेंगे, उससे फायदा ये होगा कि जो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है वो इस चीज, ये ऐसी चीज उनके साथ ना हो, इसका यूज करके वो थोड़ा सा उसे स्क्रूटनाइज कर पाएंगी, इन्वेस्टिगेट कर पाएंगी, ठीक है, जिससे उनका भी फायदा हो जाएगा। तो ये एक तरीका था। देखो, अभी मैंने आपको पढ़ा दिया, अब सपोज मैं आपको रोज सपोज पढ़ाया इस चीज को, तो आपको करना क्या होगा, इसको दोबारा से रीड करना है। इसके अलावा चलिए मैं आगे चल के बात कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको री रीड करना है इसको। री रीड का मतलब दोबारा से रीड करना है। कोई दिक्कत आती है आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, अगर मैं हिंदू की बात करूं, द हिंदू की अगर मैं बात करूं, तो हिंदू में पर डे 2 एडिटोरियल्स आते हैं, ठीक है। तो एक तो मैं पढ़ा दूंगा, एक आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हिंदू में एक सेक्शन और आता है, लीड सेक्शन। अगर आपको किसी भी चीज़ की डीप नॉलेज चाहिए तो आप लीड ज़रूर पढ़ सकते हैं, स्पेशली बैंक के एस्पिरेंट्स। क्योंकि बेटा बैंक में कहीं ना कहीं आरसी जो आता है वो, प्लस इंटरव्यू, इनमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप नोटिस करोगे, थोड़े वोकैब पार्ट पे चलें। देखो, आपको एक चीज़ बताता हूँ, वोकैब पार्ट पे अगर हम लोग चलेंगे तो अगर आप नोटिस करोगे तो डेस्परेटली एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, सीवियर एक ऐसा वर्ड है, सीक ऐसा वर्ड है, ऑप्टिमल ऐसा वर्ड है, स्क्रूटनाइड ऐसा वर्ड है। हर 5 में से 3 एडिटोरियल में आपको ये वर्ड रिपीट मिलेंगे। अगर आप देखोगे तो आखिरकार आपको परेशान कितने वर्ड्स ने किया, ये 4 शब्दों ने। तो एक एडिटोरियल को पढ़ने के बाद डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो आपको 4 शब्द से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वोकैब उस समय आपको मिले, आप उसे तुरंत के तुरंत कंप्लीट करिए, ठीक है। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सेल्फ ट्राई जरूर करें। क्या, जैसे सपोज आज हमने एडिटोरियल पढ़ा, ठीक है, तो आप क्या करें कि इस एडिटोरियल को आप सेशन शुरू होने से पहले ही एक बार खुद से रीड करने की कोशिश करिए। जो भी डाउट्स होंगे वो सामने आएंगे, और जब हम पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे, आप ही के लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको समझ लीजिए, एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे आने वाले सेशंस में हम चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, होपफुली मैं उन्हें सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। और कोरोना का टाइम चल रहा है, सेफ रहिए और तैयारी में लगे रहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स आपके बराबरी से तैयारी कर रहे हैं, आपको उन्हें पीछे छोड़ना है। इस उद्देश्य से आगे बढ़िए, अच्छे से एग्जाम पास करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू एवरीबॉडी।